हेलो, मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज बुलंदशहर से। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री को पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन इतिहास के विषय में हमको जानकारी लिखित और अलिखित दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसको आर्कियोलॉजी एविडेंस भी बोला जाता है, और दूसरा है साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें अभिलेख, स्मारक, मूर्तियाँ, सिक्के या मोहर, उस समय के सिक्के या मोहर आते हैं। अगर साहित्य स्रोत की बात करें तो इसमें उस समय के लिखित साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण आदि इसमें आते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के समय के मिले हुए अभिलेख, स्मारक और मूर्तियाँ, चित्रकला, सिक्के या मोहरें, जैसे गुप्तकालीन हो गए, मौर्यकालीन हो गए, उस प्रकार के जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें साहित्य स्रोत की, तो साहित्य स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय साहित्य स्रोत और दूसरा है विदेशी साहित्य स्रोत या विदेशी यात्रियों का विवरण। अगर हम पहले बात करें भारतीय साहित्य स्रोत की, तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य स्रोत और दूसरा है लौकिक साहित्य स्रोत। धार्मिक साहित्य स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसमें धर्म से जुड़ी हुई बातें लिखी होती हैं, और लौकिक साहित्य वो साहित्य स्रोत होते हैं जिसमें किसी राजा की जीवनी या किसी लेखक द्वारा अपने ज्ञान को उन्होंने लिखा हुआ है। अगर हम इसमें सबसे पहले धार्मिक साहित्य ग्रंथ को देखें तो धार्मिक साहित्य ग्रंथ भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ, दूसरा ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ। अगर हम पहले इसमें बात करें ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ की, तो ऐसे ग्रंथ जो सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं या साहित्य हैं, उसको हम ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ कहते हैं। ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ ऐसे साहित्य ग्रंथों को कहा जाता है जो सनातन धर्म से जुड़े ना हो परंतु किसी अन्य धर्म से जुड़े होते हैं, उसको ब्रह्मोत्तर साहित्य ग्रंथ कहते हैं। इसमें सबसे मेन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए और दूसरा जैन धर्म से जुड़े हुए साहित्य हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ की बात करते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ को भी अनेकों भागों में बांटा गया है। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें तो वेद, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय या सबसे प्राचीन जो माना जाता है, जिन ग्रंथों को माना जाता है, वो वेद हैं। और भारतीय इतिहास में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सनातन धर्म की जानकारी के अनुसार वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और बाकी तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, जिसमें उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। वेदों के साथ साथ वेदों के उपवेद भी आते हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अगर इसी के साथ हम देखें तो 12 उपनिषद भी हमको इसमें देखने को मिलते हैं, छांदोग्य, कंठ, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 6 आरण्यक भी मिलते हैं। आरण्यक का मतलब होता है ऐसे ग्रंथ जो जंगल में रहकर गुरु ने अपने शिष्य को मौखिक रूप से उनको सुनाए हों। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनको आरण्यक बोला जाता है। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, अर्थात जंगल में या वन में बने हुए आश्रम में दिए हुए ज्ञान को
आरण्यक कहा जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दो महाकाव्य भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है रामायण और दूसरा है आपका महाभारत। इसी के साथ साथ अगर आपको प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी को और ज़्यादा जानना है तो उसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वो हमारे पुराण करते हैं। और भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और ये 18 पुराण अगर देखा जाए तो पहला है विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। ठीक है, अगर आप इन पुराणों को भी देखेंगे तो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो राजवंश हैं उनके विषय में भी हमको इसमें जानकारी मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण को अगर आप देखेंगे तो इसमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमको मिलती है। इसी प्रकार से 6 स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और काल्याज्ञान स्मृति। इन 6 स्मृति में जो सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता वो मनुस्मृति को माना जाता है। आज का सनातन धर्म का जो स्ट्रक्चर है, जो एक तरीका है, वो अधिकतम मनुस्मृति से ही लिया गया है। अगर आप आज की सामाजिक संरचना को देखेंगे तो वो आपको मनुस्मृति से मिलती जुलती मिलेगी। इसी के साथ अगर अब हम बात करें ब्राह्मणोत्तर साहित्य की तो इसमें सबसे पहले जो प्रमुख है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बौद्ध साहित्य आते हैं और दूसरे नंबर पर जैन धर्म से जुड़े हुए जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध धर्म में अगर बात करें प्रमुख साहित्य की तो सबसे पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अधिगम पिटक, चौथा मिलिंदोपन, 5वां दिव्यवादान और छठा बुद्ध चरित है। इसी प्रकार से जैन साहित्य में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, परिशिष्ट पर्वन, भरतबाहु चरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। इसके बाद अगर हम देखें भारतीय साहित्य स्रोत का जो दूसरा पार्ट था जिसको लौकिक साहित्य बोला गया था, उसमें सबसे उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा है संगम साहित्य। तो पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करते हैं। प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक ग्रंथ जानकारी देने के सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथ उस समय के राजाओं के द्वारा किए गए कार्य या उनका सामाजिक संरचना, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस विषय में हमको जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखेंगे तो कौटिल्य जिनको चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी माना जाता था, और कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। इन्होंने भारत के प्रथम राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में हमको मौर्यकालीन समाज, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण मिलता है। इसी प्रकार से कल्हड़ की राजतरणी आप अगर देखें तो इस ऐतिहासिक ग्रंथ में हमको कश्मीर के राजाओं के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, और ये ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसी के साथ अगर पाणिनि के अष्टधाई की बात की जाए तो पाणिनि का अष्टधाई संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि ने की थी। पाणिनि का समय काल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ में पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीति दशा पर प्रकाश पड़ता है। पूर्व मौर्यकालीन से अर्थ है कि मौर्यों के शासन काल से पहले का समय, अर्थात शिशुनाग वंश, नंद वंश या आप कह सकते हो हर्यक वंश के समय की जानकारी हमको पाणिनि के अष्टधाई से मिलती है। इसी प्रकार विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें भी हमको नंद राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास, इससे आगे आता है कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, और उसके बाद मेघदूत, रघुवंशम, मालवा, गिनमित्र आदि
कालिदास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके बाद अगर हम बात करें बाणभट्ट का हर्षचरित्र, बाणभट्ट हर्षचरित्र का राज दरबारी था और उसी ने हर्षचरित्र नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हमको हर्षवर्धन के शासन काल से संबंधित प्रमुख जानकारियां मिलती हैं। अगर अब बात करें हम संगम साहित्य की, तो संगम साहित्य, इसमें आप दक्षिण भारत के राजाओं के शासन काल से संबंधित जानकारी हमको इसमें मिलेंगी, जिसमें चेल, चोल, पांडे और आपका विजयनगर आदि राजाओं के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य की प्रमुख ग्रंथ हैं तिरुकुलर, शिल्पदीकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि। इनमें अगर आप देखेंगे तो जीवक चिंतामणि सबसे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि संगम साहित्य की सबसे अधिक जानकारी हमको जीवक चिंतामणि से मिलती है। अगर आप बात करें विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों के द्वारा दिए गए विवरण की, तो इसमें हम अगर देखें तो विदेशी यात्रियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनानी या रोमन लेखक यात्री, दूसरे पे चीनी लेखक या चीनी यात्री आते हैं, और तीसरे को बांटा गया अरबी लेखक या अरबी यात्री। तो अगर हम सबसे पहले यूनानी या रोमन लेखक और यात्रियों की बात करें, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में या 2 भागों में किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, इसमें एक हम सिकंदर से पूर्व आए हुए लेखक और एक सिकंदर के साथ आए हुए लेखकों के वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें सिकंदर से पूर्व भारत आए हुए यूनानी रोमन लेखक कौन कौन थे, तो उसमें आपके न्याकिस और हेरोडोटस आदि लेखक यात्री आते हैं, और सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक हैं उसमें मैगनीज, डायनामिकस आदि लेखक या यात्री आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चीनी लेखक की, तो चीनी लेखक अथवा चीनी यात्रियों में जो सबसे प्रमुख यात्री है वो फाइयान है। इसके बाद हुएंगस्वान, इत्सिंग, सुंगयुन और माथेल लिन, ये प्रमुख लेखक या प्रमुख चीनी यात्री हैं, जिनके विषय में हमको इनके द्वारा लिखे हुए यात्रा विवरण से हमको जानकारी मिलती है। अगर इसके बाद बात करें अरबी लेखक की, तो अरबी लेखक इसमें सबसे प्रमुख अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो और इब्ने बतूता, ये सभी लेखक आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।